हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 10। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किया, जिसमें हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ हमने देखा। उसकी 2 वीडियो बनी। पहले वीडियो में फेराडे का लॉ समझाया, दूसरी वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल कराए। हालांकि पहले वीडियो में भी एग्जांपल कराए थे, लेकिन उसका बचा हुआ पार्ट हमने सेकंड वीडियो में कंप्लीट किया। मतलब 2 वीडियो हमारे पास में फेराडे 1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं फेराडे सेकंड का। लेकिन उससे पहले फेराडे फर्स्ट में जो हमारे पास में कंप्लीट फार्मूले आए हैं, एक बार मैं फार्मूले को रिपीट करा देता हूं। उसके बाद में हम चलते हैं फेराडे का लॉ नंबर 2। तो जो हमने लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट किया था वो क्या था, वो था हमारे पास में जो हमने देखा था लेक्चर नंबर 9 में, वो था हमारे पास में कि हमको यदि कोई एक सेल दिया हो, कितना सेल दिया हो, एक सेल दिया हो। सेल तो आपको पता ही है, सेल आपने बनाया था इस प्रकार से। हमारे पास में एक सेल है, सेल में हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, यहाँ हमारे पास में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और यहाँ से हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से हमारे पास में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। तो हमारे पास में यहाँ पर जैसे हमने NaCl लिया था, तो यहाँ से हमको मिला था Na+, यहाँ से मिला Cl-, ये Na+ यहाँ गया था, ये Cl- यहाँ गया था। तो इसमें हमने देखा था किसी एक का हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस केमिकल सीरीज बताता था हमारे पास में। कितना हुआ वो वेट बता था। तो हमारे पास में 2 बातें थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव तो हम समझ गए थे इलेक्ट्रोकेमिकल में। अब बात आती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है हमारे पास में फेराडे लॉ फर्स्ट। अब हमसे वहां पर जब पूछा गया कि भाई ये कैसे काम किया करता है, तो हमने उसको एक्सप्लेन कराया कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे हमारे पास में हम जानते हैं इसमें कि ये सारा हमने किया था, यहाँ से चालू हुए थे हम फेराडे लॉ फर्स्ट से। तो वो बोलता है W प्रोपोर्शनल Q, मतलब जितना आप चार्ज इस सेल में दोगे उतना ही आपका बेड बनेगा। चार्ज ज्यादा समय तक दोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, चार्ज कम दोगे तो प्रोडक्ट हमारे पास में कम बनेगा। अब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, हमने डबल लगाया, यहाँ आया Z है हमारे पास में कॉन्स्टेंट। हमारे पास में क्या हुआ, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जो Q होता है वो होता है I × T। यहाँ पर हमने Q की वैल्यू बंद रखी, मान लो, तो यहाँ पास में W आया Z। तो Z का फार्मूला ये हमने प्रूव किया था, ये होता है एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड 96500 इनटू n फैक्टर। देन हमारे पास में आया था, यहाँ पर आए थे हम, यहाँ पर हमने देखा था कि पुट द वैल्यू Z एंड Q इन इक्वेशन 1 में। अब जब हमने यहाँ पर Q की वैल्यू है, Z की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने रखा यहाँ पर, तो ये यहाँ पास में आया फार्मूला बेट। इसको इक्वेशन नंबर दिया 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहले हमने क्या किया बेटा, पहले हमने ये किया कि हम जानते हैं कि यहाँ पास में इक्विवेलेंट मास n फैक्टर होता है यहाँ पास में मोलर का मास। तो ये हुआ मोलर मास, ये हुआ हमारे पास में n फैक्टर, ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट मास, ये हो गया। I और T तो वही रहा, ये हमारे पास में यहाँ से ले आए, ये वाला हमने यहाँ पर रिलेशन लगाया। तो जब रिलेशन लगाया तो इससे हम ये फार्मूला बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि हमारे पास कुछ मत करो, ये मोलर मास को इसके नीचे ले आओ, तो ऊपर बचेगा I × T। और हम जानते हैं कि यहाँ पास वेट अपन मोलर मास होता है, वो होता है मोल। तो यहाँ से हम इसको मोल भी लिख सकते हैं। तो मोल हमने लिखा, तो ये हुआ I × T n फैक्टर 96500। ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। यदि वेट दिया हो, ये मोलर मास दिया हो ये, और यदि आपके पास में n दिया हो, तो वो यहाँ पर आप सीधे मोल रख सकते हो, काम खत्म। देन हमारे पास में यहाँ से यदि हम रिलेशन निकाले, तो n में और n फैक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ये, क्या है यहाँ पास में, ये आया यहाँ पास में यहाँ पर। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रकार के बने। एक तो एनोड पे बनेगा, ये आपके पास में एनोड है, इस पे प्रोडक्ट बनेगा, और इस एनोड का n फैक्टर रहेगा। इस कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट बनेगा, और इस कैथोड का क्या रहेगा, हमारे पास में n फैक्टर रहेगा। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट होते हैं, एनोड प्रोडक्ट माना Na है, कैथोड प्रोडक्ट माना Nc है। देन n फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट, n फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, यहाँ पास में बातें हुई। तो Na मोल ऑफ एनोड प्रोडक्ट, Nc मोल ऑफ कैथोड प्रोडक्ट, NF है n फैक्टर ऑफ एनोड प्रोडक्ट, NFC n फैक्टर ऑफ कैथोड प्रोडक्ट। ये सारी बात हमने यहाँ से की। तो इससे हमारे पास में क्या हो सकता है, हमारे पास में ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो n फैक्टर यदि हम कैथोड कर लें तो कैथोड नीचे आएगा, n फैक्टर एनोड कर ले तो एनोड ऊपर आएगा, ये सारा। तो इस प्रकार से यहाँ पास क्या हुआ, एक लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसको एक बार हमने रिवाइज किया। आज हम कुछ फार्मूले और लिख रहे हैं समराइज करके, उसके बाद में चलेंगे हम फेराडे के लेक्चर नंबर 2 पर। मतलब फेराडे के लेक्चर नंबर 2 नहीं, हाँ कह सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में फेराडे का लॉ नंबर 2। अभी हम यहाँ पर एक सेल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास में सीरीज में मोर देन 1 सेल लगे हों, 2 सेल लगे हों, 3 सेल लगे हों, 4 सेल लगे हों, तो उसके लिए हमारे पास में कैलकुलेशन क्या होगी, उस चीज को हमको देखना है। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या, फेराडे का लेक्चर नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फार्मूला और यहाँ पर लिखवा देता हूँ जो कि हमको
अगेन इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। लो, तो अब हम आपको फार्मूले को समराइज करके लिखा देते हैं ताकि एक बार और आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। फार्मूले यदि हैं तो आप कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हैं, फार्मूले नहीं है तो आप कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व नहीं कर सकते, आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फार्मूले आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास में जो था वही हम लिखते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल की यदि हम बात करते हैं, दिख तो रहा है ना, एन की यदि हम बात करते हैं, जो भी हमने निकाला था, तो एन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, हमारे पास में होता है आई इंटू टी, और यहाँ पर होता है यहाँ पास में 96500 इंटू एन फैक्टर। अब आई क्या है यहाँ पास में, आई को आप लिख सकते हो करंट इंटू क्या यहाँ पास में टाइम होता है, ये टाइम है, करंट इंटू टाइम, बाकी ये सारा वही का वही है। बस हमारे पास एक ये फार्मूला है, इतना फार्मूला। अब वो तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आई क्या होता है, आई होता है करंट, टी होता है टाइम, और ये हमारे पास में एन फैक्टर है, पूरे लिख देता हूँ 9655 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है वो आपको बता दिया, ठीक है। पहला फार्मूला हुआ आपके पास में ये। अब दूसरा फार्मूला, यदि यहाँ पास में मोल है तो हम जानते हैं मोल में रिलेशन होता है। दूसरा फार्मूला आपको जो काम आएगा वो आएगा, यहाँ पर आपके पास में होता है क्या कि W इजिकल टू आपने पढ़ा था मोल इंटू हमारे पास में होता है मोलर मास, ये होता है। तो यहाँ पास में एन आया। यदि मोल पता हो तो हम बेड निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास में मोल है और मोल यदि पता हो तो हम बेड निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर मोलर मास तो पता होगा मोलिक्यूल का, एन का मोल रख दो, ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला ये है कि यदि यहाँ पास मोल पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बेड निकाल सकते हैं। मोल पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, बेड निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला ये हुआ। तीसरा फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, तीसरा फार्मूला होता है यहाँ पास में यदि मान लीजिए हमको कोई गैस के लिए पूछा जाए तो गैस के लिए वॉल्यूम होता है, तो हम वॉल्यूम की बात करें एचटीपी पे, तो हमारे पास में आता है यदि मान लीजिए कोई वॉल्यूम पूछा हमसे किसके ऊपर, एचटीपी पर यदि वॉल्यूम पूछा तो क्या होगा हमारे पास में, हमारे पास होता है मोल एन इंटू कितना हो जाता है 22.4 लीटर। ये हमारे पास में होता है एक फार्मूला। यदि आप इसको लीटर में नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, आप चौथा फार्मूला क्या लिख सकते हो, है यही फार्मूला, कुछ नहीं है कि वॉल्यूम एचटीपी पर हमारे पास क्या होता है एन इंटू, बस 2400 की जगह आप 1400 ml लिख दो, 22,400 ml। लीटर में नहीं लिखना चाहते आप इसमें लिख दो, ml में लिख दो। ये हुआ हमारे पास में चौथा फार्मूला। अब आता है हमारे पास पांचवा फार्मूला। ये तो मालूम है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एचटीपी इतना होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एचटीपी, या तो इतना लिख दो 22.4 लीटर, या आप ml में लिखना चाहते हो तो ये होता है हमारे पास में 22,400 ml। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं यहाँ पास में पांचवी तरफ। यदि मान लो आपको एचटीपी पर नहीं दिया जाए तो, एचटीपी पे नहीं दिया जाए तो, यदि आपको एचटीपी पे ना दिया जाए तो यहाँ पास में एक इक्वेशन होता है, कहां से आया, जो कि यहाँ पास में थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना। तो वहां पे यहाँ पास क्या, पीवी बराबर एन आर टी। जब ये एचटीपी पे ना दिया हो तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास में, वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास में हो जाएगा, वॉल्यूम यहीं पर रखो, ठीक है। और हमारे पास में ये हो जाएगा एन आर टी, एन आर टी अपन क्या हो जाएगा हमारे पास में टी। तो ये हुआ हमारे पास में इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है ये। तो ये है हमारे पास में फार्मूले। कौन सा हो गया है फार्मूला, ये हो गया हमारे पास में 6 नंबर का फार्मूला। तो यदि हमने यहां से वॉल्यूम निकालना चाहे तो एनआरटी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर पी। ये कब यूज करना है ये फार्मूला, ये फार्मूला उस समय यूज करना है जब हमको कोई एचटीपी पे दिया ना हो, हमको कुछ भी एचटीपी पे दिया ना हो। एचटीपी पे दिया हो तो ये यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए, एचटीपी पे नहीं दिया हो तो ये वाला यूज कर लो आप, एनआरटी। बात सही में आ रही है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और आखिरी एक 7 नंबर का फार्मूला, शायद ये लाइन नीचे आते आते टेढ़ी हो जाती है। अब मोल में और एन फैक्टर में क्या रिलेशन है, मोल ऑफ सी यहाँ हमारे पास में होता है, क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था एन फैक्टर ऑफ सी। मोल ऑफ ए क्या होता था हमारे पास में, एन फैक्टर ऑफ ए। ये यहाँ पास में रिलेशन होता था, ये यहाँ पास में क्या रिलेशन है। बात सही में आ रही। तो ये टोटल क्या हुआ यहाँ पास में 7 प्रकार के यहाँ पर फार्मूले हुए। तो यहाँ से ये सारे 7 हमको, सातों जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। वो मैंने अभी लिखवाए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रब कर दूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसको लिखा रहने दो। तो एक पार्ट यहाँ पास में कंप्लीट हुआ फार्मूले वाला,
कि ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ का, ठीक है। चलो इसको लिख लिया है, नहीं लिखा तो अब आप हेडिंग डालिए फैराडे सेकंड लॉ। तो जब हम फैराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं तो फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल, उसने बोला है कि यदि हम मान लो सपोज करो कि हमारे पास में एक सेल ना हो, एक से ज्यादा सेल हो, तो क्या हम करेंगे, उनका वेट कैसे निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एक सेल से समझो आप यहाँ पर, मान लीजिए पहला सेल हमारे पास में ये लगा हुआ है, दूसरा सेल हमारे पास में ये लगा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पास में 2 सेल लगे हुए हैं। अब इन दोनों सेल को आपस में कनेक्टेड कर दिया। मतलब क्या किया, ध्यान से देखो, हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड है, ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड हमने 2 सेल ले लिए। इस वाले का चार्ज और इस वाले का चार्ज, इन दोनों को, ये है यहाँ पास नेगेटिव और ये यहाँ पास पॉजिटिव। ये मान लो कैथोड है, ये यहाँ पास क्या होगा, एनोड है। अब जब बताओ ये वाली रोड हमारे पास में एनोड है, तो ये यहाँ भी तो एक रोड होगी, ये कौन सी होगी यहाँ पास में, ये यदि एनोड है तो यहाँ पास स्वाभाविक कैथोड होगी। ये यदि कैथोड है तो ये यहाँ एक रोड बनाएंगे हम, ये यहाँ पास एनोड होगी, तो ये भी तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, हो गया। तो उसने बोला है कि एक सीरीज में ऐसे सेल लगे हुए हैं, मान लो एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं, ऐसे और भी सेल लगे हुए हैं, तो इस सीरीज में ये हमारे पास सेल लगे हुए हैं, यहाँ वो यहाँ पास में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो उसने पूछा है बताइए, ये यदि ए है, ये यदि बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए पे कितना वेट होगा, बी पे कितना वेट होगा, सी पे कितना वेट होगा और डी पे कितना वेट होगा, ये हमको बताइए। कैसे मालूम करेंगे हम, ये सिर्फ एबीसीडी तक सीमित नहीं है, ई एफ जी एच आगे जैसे जैसे सेल जोड़ते जाओगे। ये जब 2 सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम जो फार्मूला है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि वो जो फैराडे फर्स्ट लॉ था उसमें एक सेल के लिए फार्मूला था, अब फैराडे सेकंड लॉ कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास में 2 सेल कनेक्टेड कर रहे हैं हम, इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा हमारे पास में। तो फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं कि फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट, तो उनका जो वेट का जो रेशियो है, वेट का जो रेशियो है एट इलेक्ट्रोड के ऊपर इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टू देयर इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। मतलब कहना क्या जाता है, कहना ये चाहता है वो कि हमारे पास में जो वेट होगा ए का, ये जो वेट होगा ए का, वो होगा रेशियो वेट बी रेशियो वेट सी रेशियो वेट डी। भाई यहां पर जो ए बी सी डी पे जो हमारे पास वेट मिलेगा वो इक्वल होगा, इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास रेशियो। मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ बी रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ सी रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। ये उसने बोला है, ये उसने बोला है कि ये होता है यदि एक से ज्यादा सीरीज में, एक से ज्यादा सेल एक सीरीज में कनेक्टेड हो, तो यहां पर जो मिलने वाला जो वेट होता है वो इक्वल होता है उनके इक्विवेलेंट मास के, ये उसने बोला है। और हम एक बात और जानते हैं, क्या, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि हमने यहां पर लिखा डब्ल्यू ए, ये है यहां पास डब्ल्यू बी, तो यहां पास ये इक्वल होता है तो हमने इक्वल लगाया। किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए और इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये यहां पास में, या ऐसा करो, ये पहले सेल दूसरे सेल के लिए बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट वाला सेल और इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड वाला सेल, यदि पहले की बात कर रहा है दूसरे की बात कर, तो ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि नहीं लिख सकते। भाई जो उसने बोला उसी के आधार पर तो हम बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई। और हम एक बात और जानते हैं कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है, देखो यहां हमने निकाला था इक्विवेलेंट मास, याद है कैसे निकाला था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, इससे हमारे पास क्या निकलता है, इक्विवेलेंट मास निकलता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट मास हम यहां से निकाल सकते हैं। याद करो यहां हमने एक फार्मूला लिखा था, इसके पहले वाले में मैंने फार्मूला लिखा था। फार्मूला क्या था हमने कि वेट इज इक्वल टू, हमारे पास में था इक्विवेलेंट मास इनटू आई इनटू टी अपॉन क्या था 96500 इनटू क्या था एन फैक्टर। ये हमने किया था कि नहीं, याद करो याद करो याद करो। यहां पास में था इसके पहले में यहां पास में फार्मूला था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो वेट है, हमारे पास में ये जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विवेलेंट मास के। भाई यहां से तो ये रिलेशन निकल के आता है,
ये देखो ना, इन दोनों से रिलेशन निकालो। कुल मिला के फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि यदि हमारे पास में कोई सेल है और सेल एक दूसरे से एक सीरीज में कनेक्टेड है तो उन पे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उनका जो वेट होगा वो इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास में बेटा पे बेटा भी बराबर है इक्विवेलेंट मास ऑफ है इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, ये पहले सेल के लिए दूसरे सेल के लिए हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ हमने ये फार्मूला पहले क्लास में किया था, फैराडे फर्स्ट लॉ से आया था यहाँ पास में। तो यहां से इस फार्मूले से हमको दिख रहा है कि जो वेट है और इक्विवेलेंट मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए तो बोल रहा है जो वेट ओ होगा उतना बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ए के, जो वेट बी होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट मास बी के, और जो सी होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सी के, और जो डी होगा वो इक्विवेलेंट मास डी के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये तो था हमारे पास फैराडे के लिए सेकंड लॉ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना लिख लो जल्दी से, लिख लिया? तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको, सिर्फ फार्मूले हमने रिवाइज कराए थे जो हमने लास्ट टाइम किए। कुछ फार्मूले अभी हमने लिखाना था वो लिख दिया, और जो यहाँ पास में फैराडे के सेकंड लॉ था वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया। अब इस फैराडे के सेकंड लॉ पे हमको इक्वेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है, वो आने वाली क्लास में हम करेंगे। यदि इसमें हमने न्यूमेरिकल करा दिया तो वह हमारे पास में बड़ा हो जाएगा लेक्चर हमको बढ़ाना नहीं है, लेक्चर हमको यहीं पर कंप्लीट करना है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाली क्लास में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।